नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हम तीनों आ चुके हैं लेकर आपका फेवरेट शो पक्ष विपक्ष, जहां पर खबर होती है, पक्ष विपक्ष होता है, विश्लेषण और आकलन भी होता है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आइए पक्ष विपक्ष की शुरुआत करते हैं। पहली खबर पर नजर डालते हैं। तकरीबन 2.5 दशकों तक दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के बाद अब पाकिस्तान ने करगिल की साजिश रचने की बात कबूल कर ली है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना की प्रत्यक्ष भूमिका को स्वीकारा है। जी हां, कल रावलपिंडी में उनकी सेना का एक प्रमुख कार्यक्रम हुआ और उसमें यह बात उन्होंने स्वीकारी है। बीते शुक्रवार की अगर हम बात कर रहे हैं, कल की रक्षा दिवस पर परसों अपने भाषण में उन्होंने ये बात को कबूला है और असीम मुनीर ने यह स्पष्ट भी स्वीकार किया है कि पाकिस्तान का इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना का हाथ प्रत्यक्ष रूप से था। जनरल मुनीर ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में भाषण के दौरान 1948, 1965 और 1971 के साथ भारत पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध के साथ साथ सियाचिन में भी अपने मारे गए जवानों का जिक्र किया। ये बात इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि अब तक पाकिस्तान कारगिल में अपनी भूमिका को नकारता चला आ रहा था, लेकिन अब कारगिल पर अपने ही देश के झूठ को पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर ने स्वीकार कर लिया है और अब पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना, वहां की सियासत एक्सपोज्ड हो गई है। आइए इस खबर का पक्ष जानते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तानी जनरल ने खुद ये कबूल कर लिया है कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना प्रत्यक्ष रूप से शामिल थी, तो इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर के पक्ष की तरफ अगर चलें तो वास्तव में मई और जुलाई 1999 के बीच पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के करगिल जिले में नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में घुसपैठ की थी, जहां भारत ने ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाने वाला अभियान चलाया और इसी अभियान के तहत आतंकियों को चौकियों से पीछे हटने पर मजबूर किया था। लेकिन बीते 25 सालों तक पाकिस्तान अपने इस हार को पचा नहीं पाया और अपनी हार को छिपाने के लिए लगातार कारगिल में अपनी भूमिका को नकारता रहा। यहां तक कि आपको याद होगा कि करगिल युद्ध में मारे गए जो पाकिस्तानी सैनिक थे, उनकी बॉडीज तक को स्वीकारने से इनकार कर दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अब स्वीकार कर लिया गया है कि इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना प्रत्यक्ष रूप से शामिल थी। बीते शुक्रवार को रक्षा दिवस पर अपने भाषण के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के साथ हुए 3 युद्धों के साथ साथ करगिल का भी जिक्र करते हुए अपने मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सोचिए, आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन पहले आप उन्हें अपने देश का सैनिक कहने से भी इनकार कर रहे थे, मान नहीं रहे थे और इसे लेकर उन सैनिकों के परिवार वालों ने अपने देश की सेना, अपने देश की सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया था। आज उन सवालों का जवाब मिल रहा है जब यह खुलकर स्वीकारा जा रहा है कि करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों ने भी प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाई थी। अब क्योंकि ये बात सामने आ गई है, इससे ये पहला अवसर है जब पाकिस्तान के किसी सेना प्रमुख ने करगिल युद्ध में अपने सैनिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी को स्वीकार किया है। इस खबर का विपक्ष अब क्या कहता है, आइए जानते हैं दिव्या से। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक बहारत जंगें हों या सियाचिन का महाज, हजारों शहदा वतन की सलामती और हुर्मत की खातिर कुर्बान हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और सब्र आजमा गैर रवायती जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है, जो आज़ादी की अहमियत को निभाना और इसकी कीमत चुकाना अहसन तरीके से जानती है। तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष जान लेते हैं। अतीत में पाकिस्तानियों ने बार बार कारगिल में अपनी प्रत्यक्ष और सैन्य संलिप्तता से इनकार किया और घुसपैठियों को मुजाहिदीन या फिर कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी बताते रहे। कारगिल पर पाकिस्तान ने यह भी दावा किया था कि पाकिस्तानी सेना उस समय सक्रिय गश्त लगा रही थी और कबीलाई नेताओं ने पहाड़ियों को कब्जा कर रखा था। लेकिन अब इतने सालों बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख
मुनीर के स्पष्ट कबूलनामे ने हलचल मचा दी है। आपको ये जानकारी दे दें कि इससे पहले कारगिल युद्ध के दौरान पद पर रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस ऑपरेशन की खुलकर आलोचना की थी, जिसे पाकिस्तान के भीतर भी राजनीति आपदा और भूल करार दिया गया था। वही साल 2006 में कारगिल युद्ध के दौरान सेना प्रमुख रहे पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा लिखी गई किताब इन द लाइफ ऑफ फायर में भी पाकिस्तानी सेना की भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। यानी कि अब इस पर सियासत पूरी तरीके से तेज हो गई है पाकिस्तान में। तो बिल्कुल अगर इस खबर को हम समझने की कोशिश करें तो साफ दर्शाता है, कल जिस तरह से ये बयानबाजी हुई, परसों वहां सेना का एक बड़ा कार्यक्रम था, तो पाकिस्तान की सियासत कुछ और कहती है, सियासतदान कुछ और कहते हैं और आर्मी चीफ का जो बयान आया है वो कुछ और आया है। क्योंकि लगातार पिछली 2.5 दशकों की वहां की जो सियासत रही है उसने इस बात को नकारा था, लेकिन आर्मी चीफ ने यह क्लियर किया है कि प्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता थी। चलिए पक्ष विपक्ष में दूसरी खबर का रुख करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल यानी बीते शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने ये साफ कर दिया है कि आधार कार्ड बनाने को लेकर उनके नेतृत्व वाली राज्य सरकार और भी अब सख्त हो गई है, जहां अब आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जमा करनी होगी, यानी रसीद नहीं तो आधार कार्ड नहीं। असम सीएम के मुताबिक इसके लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाएगी। इसे 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा। असम सीएम के अनुसार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी की आवेदन रसीद नंबर जमा करने से अवैध विदेशियों की आमद जो है वो रुक जाएगी, यानी एंट्री पर ब्रेक लग जाएगा। राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने में बहुत सख्त होगी। आपको बताएं कि असम आधार कार्ड के लिए आए आवेदन वहां की जनसंख्या से बहुत अधिक हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है, जो ये दर्शाता है कि राज्य में संदिग्ध नागरिकों की आवाजाही बढ़ रही है। यही कारण है कि असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए अब एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जमा करने को अनिवार्य यानी कंपलसरी अब वहां कर दिया है। आइए इस खबर का पक्ष क्या कहता है, सहयोगी लावनी जी बताएंगे। धन्यवाद विकास। आइए अब इस खबर का पक्ष जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के इस घोषणा के बाद से ही असम में आधार कार्ड हासिल करना अब आसान नहीं होने वाला है, जिससे उम्मीद है कि अन्य राज्य भी आधार कार्ड जारी करने के लिए सख्ती दिखाएंगे। एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जमा करना उन 9.55 यानी 9.5 लाख लोगों पर लागू नहीं होने वाला है, जिनके बायोमेट्रिक्स एनआरसी प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दिए गए थे। ये प्रक्रिया चाय के बागान वाले इलाके में भी लागू नहीं होगी, क्योंकि वहां लोगों को पर्याप्त बायोमेट्रिक मशीनों की अनुपलब्धता जैसी कुछ कठिनाइयों के कारण अभी तक आधार कार्ड नहीं मिले हैं। अपने इस प्लान के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में बाहरी घुसपैठियों की पहचान की प्रक्रिया भी तेज कर दी है, जिन्होंने सीमावर्ती इलाकों पर निगरानी को भी तेज किया है। इसके साथ ही साथ राज्य में नए और अज्ञात व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए गांव या क्षेत्र स्तर के सरकारी अधिकारियों को सक्रिय भी किया जाएगा। इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, आइए जानते हैं दिव्या से। तो चलिए इस खबर का विपक्ष जान लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की इस नीति पर अवैध घुसपैठ के मामलों पर चुप्पी साधने वाले देश के विपक्षी दलों की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये सच है कि असम के लिए अवैध प्रवासियों का मामला अब गंभीर हो चुका है, जहां जनवरी 2024 से अब तक राज्य में 54 अवैध प्रवासियों की पहचान की गई है। असम में बांग्लादेश के सीमा पार से घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार की माने तो साल 1971 से 2014 तक राज्य में 47,900 से ज्यादा विदेशी घुसपैठिए पकड़े गए थे। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की माने तो उन पकड़े गए विदेशी घुसपैठियों में 27,309 मुसलमान थे। जिस घुसपैठ को रोकने के लिए अब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये ऐलान किया है।
तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये जो फैसला लिया है, हालांकि इसको लेकर देश भर में अब चर्चाएं हो रही हैं। सुदर्शन न्यूज भी ऐसी मुहिम कई दिनों से लगातार चला रहा है। महाराष्ट्र में हमने जिक्र किया कि एनआरसी आना कितना जरूरी है, क्योंकि जो उदाहरण असम में देखने को मिला है कि जहां आधार कार्ड लोगों से ज्यादा देखने को मिले, ऐसी घटनाएं कहीं और ना हो, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। इसकी देश भर में चर्चा हो रही है। आइए अगली खबर का रुख करेंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर की रेप और हत्या के फैले आक्रोश के बीच पश्चिम बंगाल से एक और जघन्य वारदात की खबर भी सामने आई, जहां अब हुगली जिले के हरिपाल में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, जहां ट्यूशन के लिए घर से निकली पीड़िता अर्धनग्न और बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़ी मिली। ये वारदात बीते शुक्रवार की है। इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। वहीं बंगाल में बढ़ते दुष्कर्म के अपराधों के बीच अब टीएमसी के राज्यसभा सांसद के इस्तीफे ने राज्य सरकार को और घेरे में डाल दिया है। मामला क्या है वो भी आपको जानते हैं, पक्ष भी खबर का बताएंगे। आइए लावनी जी बताएंगी पक्ष। तो पश्चिम बंगाल में जारी इन दुष्कर्मों के बीच आरजीकर अस्पताल की घटना के विरोध में टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी को लेकर उन्हें उम्मीद थी कि सरकार कोई तुरंत बड़ा कदम उठाएगी। वो पुरानी ममता बनर्जी की तरह ही पुराने फैसले लेंगी, लेकिन उन्होंने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। अब जो उन्होंने कदम उठाया भी है तो उसमें बहुत देरी हो गई है। राज्य में अब शांति बहाल होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यानी पश्चिम बंगाल में कुव्यवस्था के आरोपों से घिरी ममता बनर्जी के साथी ही अब इन आरोपों के बीच उनका साथ छोड़ रहे हैं। वहीं राज्य से आई नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म की खबर पर भी बीजेपी टीएमसी पर लगातार हमलावर है। इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, आइए चलते हैं सहयोगी दिव्या के पास। तो चलिए इस खबर का विपक्ष जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में 15 साल की किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में बीजेपी ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को महिलाओं के लिए असुरक्षित स्थान बताया है। बीजेपी ने पुलिस पर वारदात को छुपाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं की माने तो पुलिस ने अस्पताल की घेराबंदी कर दी है और मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया है। बीजेपी के सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने ये जानकारी दी है और अमित मालवीय की माने तो ममता बनर्जी की पुलिस ने अस्पताल को घेर दिया है। आपको बता दें कि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, ऐसा अमित मालवीय का कहना है। और स्थानीय टीएमसी नेता ये सुनिश्चित करने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं कि घटना की रिपोर्ट न हो। मालवीय ने आगे कहा है कि पश्चिम बंगाल को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह बताते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की भी मांग की है। तो बंगाल में एक तरफ महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला भी सुलझा भी नहीं है कि उससे पहले और दरिंदगी की खबरें आ रही हैं, जो वहां के पुलिस प्रशासन और पूरे सिस्टम पर कई सवाल खड़े करती हैं।